स्वागत है आपका फिर से जस्ट लिसन सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। इसका फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये विषय सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, और अगर हम सोचें कि क्या खेत से काटी गई कुछ प्याज के बोरियां दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव को हिला सकती हैं। सुनने में तो किसी काल्पनिक कहानी जैसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतिहास में ऐसा वाकई हुआ था। इस पूरी चर्चा में हम 1918 के खेड़ा सत्याग्रह की इतनी गहराई में जाएंगे कि अगर कोई 8 घंटे की लंबी फ्लाइट पर भी जा रहा हो ना, तो वो आराम से इस पूरी यात्रा के दौरान इसे इत्मीनान से सुन सकता है। एकदम सही, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का सारांश नहीं है, ये एक पूरी केस स्टडी है कि कैसे एक छोटे से जिले का कृषि संकट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और इस पूरी घटना का जो मुख्य आधार है वो ये समझना है कि ये महज एक टैक्स का या लगान का विवाद नहीं था। अच्छा, तो फिर इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? मतलब ये औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारत की ग्रामीण जनता के पहले असहयोग और अहिंसक प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा जमीनी परीक्षण था। एक तरह का लिटमस टेस्ट कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, इस आंदोलन ने पहली बार ये साबित किया कि जब एक अनपढ़ और गरीब किसान अपनी जमीन पर खड़ा होकर पूरी शांति और दृढ़ता के साथ ना कहता है, तो उस ना में बहुत ताकत होती है। सही कहा, उस ना के सामने बड़ी से बड़ी तोपें और दमनकारी कानून भी एकदम बेअसर हो जाते हैं। इस जमीनी हकीकत को और उस भयानक संकट को समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान का अपना एक छोटा सा व्यवसाय है। अचानक एक दिन भयानक बाढ़ आती है और उसका पूरा व्यवसाय और उसकी सारी मशीनें डूब जाती हैं। ये तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होगा। हाँ, और वो अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाता कि एक खतरनाक महामारी फैल जाती है जिससे उसके बचे खुचे कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं या मारे जाते हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, उस इंसान के पास अपने परिवार को खिलाने तक के पैसे नहीं है और ऐसे खौफनाक दौर में उसका मकान मालिक किराया माफ करने के बजाय उल्टा किराया बढ़ा दे। हाँ, उल्टा किराए में 23% की भारी बढ़ोतरी कर दे और कहे कि पैसा आज ही चाहिए। खेड़ा के किसानों की स्थिति 1917 और 18 के बीच बिल्कुल ऐसी ही थी। मतलब वो एक ऐसे परफेक्ट स्टॉर्म या कहें कि मुसीबतों के बवंडर में फंसे हुए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सही कहा। और ये जो मुसीबतों का बवंडर था ना, इसके कई अलग अलग स्तर थे। सबसे पहले तो प्रकृति ने अपना कहर बरपाया। बाढ़ की वजह से। हाँ, 1917 के अंत में अत्यधिक और बेमौसम मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आ गई जिसने किसानों की कपास, तंबाकू और अनाज की खड़ी फसलों को पूरी तरह से गला दिया। खेत तो बिल्कुल दलदल बन चुके होंगे। एकदम दलदल। और जैसा कि होता है, बाढ़ का पानी जब सड़ता है तो वो बीमारियां लेकर आता है। बाढ़ के तुरंत बाद खेड़ा जिले में छप्पन या अकाल जैसी भुखमरी की स्थितियां पैदा हो गईं। फसलें तो बर्बाद हो ही चुकी थीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि महामारियों ने जो तबाही मचाई वो शायद बाढ़ से भी ज्यादा खौफनाक थी। बिल्कुल, हैजा और प्लेग ने सचमुच खेड़ा में मौत का तांडव मचा दिया था। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में मौत के जो आंकड़े हैं वो सच में डराने वाले हैं। अगर हम सिर्फ एक जिले की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि खेड़ा में प्लेग के कारण 16,740 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। बाप रे, इतनी मौतें सिर्फ एक जिले में? हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हर गांव में चिताएं जल रही थीं और हर घर में मातम था। काम करने वाले लोग बचे ही नहीं थे। जिनके घरों में लोग मर रहे हों, वे खेती कैसे करेंगे और टैक्स कहां से भरेंगे? यही तो सबसे बड़ा संकट था। और इसके ऊपर से एक और वैश्विक संकट मंडरा रहा था। मेरा मतलब है प्रथम विश्व युद्ध। सही कहा, उस विश्व युद्ध का असर पूरी दुनिया पर था। हाँ, यूरोप में लड़े जा रहे उस युद्ध का सीधा असर खेड़ा के एक गरीब किसान की रसोई पर पड़ रहा था। महंगाई इस कदर आसमान छू रही थी कि मिट्टी का तेल, लोहे का सामान, कपड़े और यहाँ तक कि नमक जैसी बुनियादी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थीं। और एक और दिलचस्प तथ्य जो स्रोतों में मिलता है वो ये है कि खेतों में जो बढ़िया जाति के मजदूर काम करते थे, अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस महंगाई को देखते हुए अपनी मजदूरी बढ़ा दी थी। जो मजदूर पहले पूरे दिन के लिए 3 आना लेता था, अब वो 6 आना मांगने लगा था। मतलब किसान तो हर तरफ से पिस चुका था। प्रकृति, महामारी, विश्व युद्ध और बढ़ती मजदूरी, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था।
बिल्कुल, वो चारों तरफ से घिर चुके थे। अच्छा, इसे थोड़ा समझते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ब्रिटिश सरकार का अपना एक कानूनी ढांचा तो था ना? हाँ, बिल्कुल था। तो क्या उनके अपने नियमों में इतने भयानक अकाल और महामारी के समय किसी भी तरह की कानूनी राहत या टैक्स छूट का कोई प्रावधान नहीं था? प्रावधान पूरी तरह से स्पष्ट था। ब्रिटिश प्रशासन की राजस्व संहिता यानी रेवेन्यू कोड के तहत एक नियम था जिसे 4 आना नियम कहा जाता था। ये 4 आना नियम क्या था? इसके अनुसार यदि किसी वर्ष फसल का उत्पादन सामान्य उत्पादन के 25% यानी 1/4 या 4 आना से कम होता है तो लगान माफ हो जाना चाहिए। हाँ, तो किसानों का भू राजस्व या लगान पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। और अगर फसल 25% से थोड़ी ज्यादा है तो लगान को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। तो फिर विवाद किस बात का था? खेत बंजर पड़े थे, लोग मर रहे थे, फसल तो साफ तौर पर 25% से भी कम थी ना? बिल्कुल कम थी। तो क्या अधिकारियों को ये जमीनी हकीकत दिखाई नहीं दे रही थी? हकीकत सबको पता थी, लेकिन यहाँ प्रशासन का अहंकार और लालच आड़े आ गया। अच्छा, उन्होंने नियम मानने से इनकार कर दिया। हाँ, ब्रिटिश अधिकारियों ने जमीनी हकीकत का सही आकलन करने के बजाय अपने वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर कागजों पर ही ये दिखा दिया कि फसल का उत्पादन 25% से अधिक है। ये तो सरासर बेईमानी हुई। बिल्कुल, उन्होंने अपनी ही बनाई राजस्व संहिता को मानने से साफ इनकार कर दिया। राहत देना तो दूर की बात थी, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, उन्होंने मनमाने ढंग से लगान में 23% की अतिरिक्त वृद्धि कर दी और एक सख्त फरमान जारी कर दिया कि टैक्स का भुगतान तुरंत किया जाए वरना जमीनें छीन ली जाएंगी। बाप रे, जब हुक्मरान खुद ही अपने नियम तोड़ने लगे और कागजों पर झूठ गढ़ने लगे तो कोई आम इंसान क्या कर सकता है? उस समय के हालात में कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। अगर हम उस समय की राजनीति को देखें तो जो पहले के नेता थे वे आमतौर पर बहुत ही विनम्र तरीके से काम करते थे। हाँ, उनका तरीका एकदम अलग था। वे आरामदायक कमरों में बैठकर अच्छी और भारी भरकम अंग्रेजी में लंबी लंबी अर्जियां या पिटिशंस लिखते थे और सरकार से दया की प्रार्थना करते थे। और खेड़ा में भी शुरुआती दौर में यही पुराना तरीका अपनाया गया था। मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारिक जैसे स्थानीय नेताओं ने, और शायद गुजरात सभा ने भी। हाँ, गुजरात सभा ने भी बंबई प्रेसिडेंसी के उच्च अधिकारियों को अनगिनत पत्र लिखे। उन्होंने अपील की कि कृपया अपने ही राजस्व संहिता का पालन करें और स्वतंत्र जांच करवाएं। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना होगा। बिल्कुल, जब सत्ता अहंकार में अंधी होती है तो वो अर्जियां नहीं पढ़ती। सरकार ने उन सभी अपीलों को सिरे से खारिज कर दिया। और यहीं पर परिदृश्य में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है, जो चंपारण से ताजा ताजा अपना पहला सफल सत्याग्रह करके लौटे थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचते ही कोई उग्र भाषण नहीं दिया या सड़कों पर हंगामा शुरू नहीं किया। उनका तरीका किसी भी आम राजनेता से बिल्कुल अलग था। उनका तरीका किसी आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के डेटा ड्रिवन ऑडिट जैसा था। उन्होंने सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग शुरू की। गांधी जी का ये तरीका भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने अपने स्वयंसेवकों की एक पूरी फौज तैयार की ताकि वो असल जानकारी जुटा सकें। हाँ, इन स्वयंसेवकों ने खेड़ा के हर एक गांव की धूल छानी। उन्होंने केवल दूर से देखकर अनुमान नहीं लगाया। तो उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर बात की। बिल्कुल, उन्होंने घर घर जाकर खेतों में खड़े होकर लगभग 8000 किसानों से व्यक्तिगत रूप से बात की। उनके खेतों की मिट्टी देखी, फसल के अवशेष देखे। ये तो बहुत ही गहन सर्वेक्षण था। हाँ, और हर एक किसान का विस्तृत लिखित बयान दर्ज किया कि उनका कितना नुकसान हुआ है। हफ्तों तक चले इस सघन अभियान के बाद एक ऐसी विस्तृत और ठोस रिपोर्ट तैयार हुई जो सरकार के झूठ को बेनकाब कर सकती थी। एकदम सही। वो रिपोर्ट अकाट्य सबूतों के साथ साबित करती थी कि फसल का उत्पादन वास्तव में 25% से काफी कम था। लेकिन इस पर मेरा एक सवाल है, इतनी बड़ी डेटा इकट्ठा करने की कवायद का, इतनी भयानक मेहनत का क्या फायदा हुआ? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो पहली मन बना चुकी थी कि उसे कोई बात नहीं सुननी है। जब जज ही बेईमान हो तो उसे सबूत दिखाने का क्या औचित्य था? यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी डेटा ड्रिवन कवायद का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को मनाना था ही नहीं। अच्छा, तो फिर लक्ष्य क्या था? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य खुद किसानों का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण था।
सोचिए, जब एक गरीब और डरे हुए किसान से कोई आकर उसके नुकसान का पूरा ब्यौरा मांगता है, उसे कागज पर लिखता है। हाँ, तो उस किसान को ये एहसास होता है कि वो कोई खैरात या दया की भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना कानूनी और नैतिक अधिकार मांग रहा है। ओ, मतलब ये एक तरह से उनके आत्मविश्वास को जगाने का तरीका था। बिल्कुल। इस विशाल सर्वेक्षण ने पूरे आंदोलन को कानूनी और नैतिक रूप से इतना मजबूत कर दिया कि किसानों के मन से ये शंका पूरी तरह खत्म हो गई कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इसी अडिग विश्वास ने उन्हें आगे आने वाले भयानक दमन को झेलने के लिए मानसिक रूप से फौलाद बना दिया होगा। 100%। ये लड़ाई तो दिमाग में पहले ही जीती जा चुकी थी। ये रणनीति वाकई कमाल की थी। लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही किसानों के मन में अपनी सच्चाई का बीज बो दिया गया था। हाँ, ये गांधी जी की दूरदर्शिता थी। अब एक जन आंदोलन खड़ा हो चुका था, लेकिन गांधी जी को पता था कि वे हर समय खेड़ा में नहीं रह सकते। उन्हें एक ऐसे सेनापति की आवश्यकता थी जो वहीं का हो, जो जमीन से जुड़ा हो। और यहीं से भारत के इतिहास में एक ऐसे नेता का उदय होता है जिसे आज पूरी दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल। वल्लभ भाई पटेल का इस आंदोलन में आना और उनका व्यक्तिगत रूपांतरण दोनों ही इतिहास की बहुत असाधारण घटनाएं हैं। मैंने सुना उस वक्त वो काफी अमीर थे। हाँ, उस समय पटेल अहमदाबाद के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल बैरिस्टर थे। वे अक्सर क्लबों में जाते थे, ताश खेलते थे और एक बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए आज के किसी बहुत ही महंगे कॉर्पोरेट वकील की। एक ऐसा वकील जो हमेशा शानदार इटालियन सूट पहनता हो, महंगी कारों में घूमता हो, हाँ, और एक बेहद आरामदायक जिंदगी जीता हो। और फिर अचानक एक दिन वो इंसान अपने वे सारे महंगे सूट उतारकर फेंक दे, एक साधारण सूती खादी का कपड़ा पहन ले और धूल भरे कीचड़ वाले गांव में पैदल निकल पड़े। और वो भी बिना किसी फीस के किसानों के हक के लिए। सच में ये बहुत बड़ा बदलाव था। पटेल जी का बदलाव हूबहू ऐसा ही था। जब उन्होंने गांधी जी की कार्यशैली और खेड़ा के किसानों की दुर्दशा को करीब से देखा तो उनके अंदर का इंसान जाग उठा। उन्होंने अपना सारा ऐशो आराम छोड़ दिए। हाँ, उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी, अपना पश्चिमी पहनावा त्याग दिया। वे इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई और नरहरि पारिख जैसे अन्य समर्पित नेताओं के साथ मिलकर गांव में दिन रात एक करने लगे। वो लोगों के बीच जाते थे। बिल्कुल, वे लोगों के बीच बैठते, उनकी भाषा में बात करते और उन्हें संगठित करते। और इसी संगठन का नतीजा था वो ऐतिहासिक दिन 22 मार्च 1918। नदियाड में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जहां सत्याग्रह का औपचारिक और खुला आह्वान किया गया। और इसी सभा में किसानों को एक पवित्र प्रतिज्ञा दिलवाई गई। तो इसका आखिर मतलब क्या था? इस प्रतिज्ञा का असल मतलब क्या था और लोग अपनी पुश्तैनी जमीन छिन जाने के इतने बड़े डर के बावजूद ये कसम खाने को कैसे तैयार हो गए? उस पवित्र प्रतिज्ञा के शब्द बहुत स्पष्ट और कठोर थे। किसानों ने कसम खाई कि चूंकि सरकार सच्चाई को मानने से इनकार कर रही है, इसलिए वे किसी भी कीमत पर उस साल का लगान नहीं देंगे, चाहे सरकार उनकी जमीन कुर्क कर ले, उनके घर नीलाम कर दे या उन्हें जेल में डाल दे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस प्रतिज्ञा की सबसे बड़ी खूबी, इसका सबसे बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कुछ और ही था। वो क्या? इस प्रतिज्ञा में ये शर्त शामिल थी कि जो किसान आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, वे भी टैक्स नहीं देंगे। संपन्न किसान टैक्स क्यों नहीं देंगे? उन पर तो वैसे भी कोई आर्थिक संकट नहीं था ना। देखिए, अगर अमीर किसान टैक्स दे देते हैं तो ब्रिटिश सरकार गरीब किसानों को अलग थलग कर देती। ओह, मैं समझ रही हूँ, फूट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल। सरकार गरीबों पर यह दबाव डालती कि देखो, तुम्हारे पड़ोसी ने तो टैक्स भर दिया, तुम भी अपनी जमीन या अपने मवेशी बेचकर टैक्स चुकाओ। तो मतलब संपन्न किसानों ने जानबूझकर टैक्स न देकर खुद को ढाल बना लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों का टैक्स माफ नहीं होता, हम भी एक पैसा नहीं देंगे। ये सामाजिक एकजुटता की एक ऐसी अभूतपूर्व मिसाल थी जिसने ब्रिटिश प्रशासन के फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये बात सच में झकझोर देने वाली है। जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, उन्होंने उन लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। यही तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। और जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि उनकी चालें नाकाम हो रही हैं और किसान किसी भी कीमत पर नहीं टूट रहे हैं, तो उन्होंने अपना सबसे खौफनाक और क्रूर रूप दिखाना शुरू किया। हाँ, दमन का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने पूरे खेड़ा को हिलाकर रख दिया। उन्होंने क्या क्या किया? प्रशासन ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए। पुलिस और राजस्व अधिकारी गांवों में घुसपैठ करने लगे। लोगों के घरों में घुसकर? हाँ, वे घरों में घुसकर औरतों के बर्तन उठा ले जाते, किसानों के मवेशी खोल कर ले जाते। यहां तक कि जिन खेतों में थोड़ी बहुत फसल बची थी, उसे भी कुर्क कर लिया गया।
ये तो सरासर लूट थी। प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य था किसानों के मन में इतना खौफ पैदा करना कि वे घुटने टेक दें। अब यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जब डर का ये माहौल अपने चरम पर था, तब इतिहास की सबसे मनोरंजक और क्रांतिकारी घटनाओं में से एक घटी। हाँ, जिसे प्याज चोर की घटना कहा जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मान लीजिए किसी आम इंसान की गाड़ी को प्रशासन किसी बिल्कुल बेतुके और गैर कानूनी नियम के तहत जब्त कर ले और उसे खुले मैदान में खड़ा कर दे। हाँ, और वो इंसान प्रशासन से कोई बहस नहीं करता, कोई अर्जी नहीं लिखता, बल्कि वो दिन दहाड़े सबके सामने जाता है और अपनी ही जब्त की हुई गाड़ी को वापस चुरा कर ले आता है, महज ये साबित करने के लिए कि प्रशासन की वो कार्रवाई कितनी खोखली और अनैतिक है। बिल्कुल यही हुआ था ना? हाँ, एकदम यही हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने एक किसान के खेत को कुर्क कर लिया था जिसमें प्याज की फसल लगी हुई थी। तो फिर गांधी जी ने क्या सलाह दी? गांधी जी का तर्क बहुत स्पष्ट था। जब कुर्की की पूरी प्रक्रिया ही अन्यायपूर्ण और अनैतिक है, तो ये सरकारी कार्रवाई कोई कानूनी कदम नहीं बल्कि दिन दहाड़े लूट है। और अपनी लूटी गई संपत्ति को वापस लेना कोई चोरी नहीं बल्कि न्याय है। सही कहा। उन्होंने मोहनलाल पंड्या को सुझाव दिया कि वे जाएं और उस कुर्क किए गए खेत से प्याज की फसल को काट लें। मोहनलाल पंड्या भी गजब के साहसी व्यक्ति थे। वे तुरंत अपने 7-8 साथियों के साथ उस कुर्क किए गए खेत में पहुंच गए और उन्होंने बिल्कुल इत्मीनान से, बिना किसी जल्दबाजी के प्याज की फसल काट ली। जाहिर है ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक सीधा तमाचा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत मोहनलाल पंड्या और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। सरकार को लगा होगा कि इससे बाकी किसान डर जाएंगे। हाँ, लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट हुआ। जब मोहनलाल पंड्या अदालत से जेल की ओर जा रहे थे, तो कोई सन्नाटा नहीं था, कोई खौफ नहीं था। पूरा नडियाड जश्न मनाते हुए सड़कों पर उतर आया था। हजारों की भीड़ उनके साथ साथ चल रही थी, मानो वे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हों। और उसी दिन उस विशाल भीड़ ने मोहनलाल पंड्या को एक बहुत ही अनोखी और ऐतिहासिक उपाधि दी, डुंगरी चोर यानी प्याज चोर। हाँ, ये नाम उन्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके अदम्य साहस को सलाम करने के लिए दिया गया था। इस एक घटना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने लोगों के मन से डर निकाल दिया होगा। बिल्कुल। इसने एक झटके में आम किसानों के मन से जेल जाने का, पुलिस के डंडों का और ब्रिटिश हुकूमत का जो खौफ था, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। जब आम जनता सत्ता के दमनकारी कानूनों का सरेआम मजाक उड़ाने लगे, जब वे जेल जाने को किसी मेडल या सम्मान की तरह देखने लगे, तो समझ लीजिए कि सत्ता की ताकत उसी पल खत्म हो चुकी है। ब्रिटिश अधिकारियों को अब समझ आ गया था कि वे गोलियों और डंडों के जोर से इस आंदोलन को नहीं कुचल सकते। डर का व्यापार तभी तक चलता है जब तक सामने वाला डरने को तैयार हो। और खेड़ा के किसान अब डरना भूल चुके थे। अब हम इस ऐतिहासिक संघर्ष के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में आते हैं, जिसे मौन जीत कहा जा सकता है। ये मौन जीत का कॉन्सेप्ट काफी गहरा है। इसे हम शतरंज के एक ऐसे खेल से समझ सकते हैं जहां एक खिलाड़ी को समझ आ गया है कि उसकी सारी चालें खत्म हो चुकी हैं और वो बुरी तरह हारने वाला है, लेकिन वो अपनी हार नहीं मानता। हाँ, वो अपनी सार्वजनिक बेइज्जती से बचने के लिए खुलेआम हार नहीं मानता। वो चुपचाप बिना कोई शोर किए बोट से उठकर चला जाता है। ब्रिटिश सरकार की स्थिति शतरंज के उस हारे हुए खिलाड़ी जैसी हो गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि वे हार चुके हैं। वे समझ गए थे कि खेड़ा के किसान अब अपना खून बहा देंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। इसलिए सरकार ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। उन्होंने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने मामलतदारों और अधिकारियों को गुप्त आदेश जारी किए। उन गुप्त आदेशों में क्या लिखा था? उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर की वसूली का दबाव केवल उन्हीं किसानों पर डाला जाए जो आर्थिक रूप से इसे देने में पूरी तरह सक्षम है। और गरीब किसानों का क्या? जो भी गरीब किसान है, उनका उस साल का और अगले साल का कर पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। इतना ही नहीं, जो संपत्तियां और मवेशी कुर्क किए गए थे, वे भी उनके असली मालिकों को वापस कर दिए गए। लेकिन जिन जमीनों को सरकार ने जब्त करके नीलाम कर दिया था, उनका क्या हुआ? वो एक अलग चुनौती थी। मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों ने सरकार के डर से या सस्ते के लालच में आकर उन जमीनों को खरीद लिया था। वहां सामाजिक एकजुटता का एक और अस्त्र काम आया, बहिष्कार। अच्छा, सोशल बॉयकॉट। हाँ, जिन चंद लोगों ने वे जमीनें खरीदी थीं, पूरे गांव और समाज ने उनका इतना कड़ा सामाजिक बहिष्कार किया कि उनका जीना मुहाल हो गया। तो उन्हें जमीनें वापस करनी पड़ी। अंततः मजबूर होकर उन्हें भी वे जमीनें उनके असली मालिकों को वापस लौटानी पड़ी। जब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया
कि गरीब किसानों को राहत मिल गई है, तब जाकर गांधी जी ने आधिकारिक रूप से इस सत्याग्रह को वापस लिया। अगर हम कुछ इतिहासकारों की आलोचनाओं पर गौर करें, जैसे जूडिथ ब्राउन ने अपनी किताबों में लिखा है कि खेड़ा सत्याग्रह की सफलता बहुत सीमित थी। वो ऐसा क्यों मानती हैं? वे आंकड़े देती हैं कि खेड़ा के कुल 559 गांवों में से केवल 70 गांवों को ही इस कर माफी का सीधा लाभ मिला। तो क्या हम इसे सिर्फ एक आंशिक जीत कह सकते हैं? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो ये जीत आंकड़ों या कर माफी के गणित से बहुत ऊपर की बात थी। मतलब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था। बिल्कुल। ये सही है कि कागजों पर 100% गांवों का टैक्स माफ नहीं हुआ होगा, लेकिन यह एक अभूतपूर्व नैतिक जीत थी। सदियों से डरे हुए, दबे कुचले भारतीय किसान ने पहली बार संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डाली और उसे अपने गुप्त आदेश निकालने पर मजबूर कर दिया। इसने 2 सबसे बड़े काम किए। पहला, इसने कांग्रेस को वातानुकूलित कमरों और शहरी कुलीन वर्ग की बहसों से निकालकर भारत के असली हृदय यानी गांवों और किसानों तक पहुंचा दिया। और दूसरा, इस आंदोलन ने भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा निर्भीक नेता दिया, जिनकी संगठनात्मक क्षमता के बिना स्वतंत्र भारत की रियासतों का एकीकरण शायद कभी संभव ही नहीं हो पाता। ये वाकई एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसने आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय कर दी। एकदम सही। अगर इस पूरी ऐतिहासिक घटना का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि अगर आपके पास सही और ठोस डेटा है, आपके अंदर अटूट अनुशासन है और आपके समाज में एक दूसरे के लिए ढाल बनने की सच्ची एकजुटता है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को भी हरा सकते हैं। हाँ, आप दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक मास्टर क्लास था। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमारे स्रोतों की गहराई में छिपा है, जिस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। वो क्या सवाल है? ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये उल्लेख मिलता है कि ब्रिटिश सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि गांधी जी का ये आंदोलन हिंसक नहीं होगा। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। ब्रिटिश साम्राज्य को युद्ध लड़ने के लिए भारतीय संसाधनों और सबसे बढ़कर भारतीय सैनिकों की सख्त जरूरत थी। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या ब्रिटिश सरकार वास्तव में खेड़ा के किसानों के सत्याग्रह के नैतिक दबाव और उनके अहिंसक प्रतिरोध की महानता के सामने झुकी थी, या फिर कोई और वजह थी? या फिर ये महज उनका अपना स्वार्थ और डर था कि अगर उन्होंने किसानों पर ज्यादा क्रूरता की तो वे विश्व युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों और जनता का जो जरूरी समर्थन था उसे हमेशा के लिए खो देंगे? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये सत्य की जीत थी या एक घबराए हुए साम्राज्य की भू राजनीतिक मजबूरी? श्रोताओं को इस पर खुद विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। आज की चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। हमें यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।